नमस्कार, मैं मंजुल त्रिवेदी आज पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ, शिक्षा में आईसीटी के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। विगत जो वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से आईसीटी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में और शैक्षिक प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरणों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शैक्षिक विभिन्न आईसीटी के उपकरणों के द्वारा हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कर रहे हैं। न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या के विकास के लिए और कंटेंट को डिलीवर करने के लिए आईसीटी प्रत्येक पक्ष में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके पहले हम लोगों ने इकाई 10 में विभिन्न जो अनुदेशनात्मक और अधिगम डिजाइन हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से कौन-कौन से डिजाइन हैं, कौन-कौन से मॉडल हैं और किन-किन जो है पद्धतियों का उपयोग हम अनुदेशनात्मक सामग्रियों को विकसित करने में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न माध्यमों के लिए विषय वस्तु का विकास किस तरह से कर सकते हैं, पाठ्यचर्या से संबंधित जो प्रकरण हैं उनके संदर्भ में हम किस तरह से विषय वस्तु विभिन्न माध्यमों में विकसित कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले यूनिट में चर्चा की थी सेल्फ लर्निंग मटेरियल के बारे में और जो ये एसएलएम है इसके बारे में हमने प्रारंभिक चर्चा के दौरान समझा था कि ये क्या है और यह किस तरह से विद्यार्थियों को अध्यापक की अनुपस्थिति में भी सीखने के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रारूपों में ये एसएलएम का विकास किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑडियो वीडियो प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं और ऑडियो वीडियो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन-कौन सी तकनीकी है जो हमारे लिए विकल्प के रूप में उपस्थित है। एक बेहतर ऑडियो वीडियो प्रोग्राम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर पाठ्य सामग्री के रूपों की, तो हम देखते हैं कि परंपरागत रूप में जो पाठ्य सामग्री का अर्थ जो है वो लिया जाता था कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो रेफरेंस बुक हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल है, उन्हीं को हम जो है पाठ्य सामग्री के रूप में जानते थे और उन्हीं का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों करते थे। लेकिन समय परिवर्तन के साथ आईसीटी ने का जब विकास हुआ, आईसीटी में शिक्षा में योगदान देना शुरू किया, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में हमारी जो ये अवधारणा थी, हमारी जो ये विचार था, वो परिवर्तित हुआ। क्योंकि आज हम देखें तो एसएलएम की अवधारणा में हम देखें तो जो ये हमारे पास पाठ्य सामग्री है, ये केवल हार्ड कॉपी के रूप में ही नहीं, इसके अनेक प्रारूप हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल की प्रारंभिक अवधारणा को देखें, तो सबसे प्रारंभिक चरण में जो एसएलएम है, वो हार्ड कॉपी के रूप में ही डेवलप हुआ था। जब ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और दूरस्थ शिक्षा में हम देखें तो विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए उन्हें डाक के माध्यम से या अन्य माध्यम से हार्ड कॉपी भेज दी जाती थी और उस जो मुद्रित जो कॉपी होती थी, उस मुद्रित कॉपी के माध्यम से विद्यार्थी अपने द्वारा अध्ययन की जाने वाली संबंधित विषय वस्तु का अवलोकन करते थे और उसी के माध्यम से अध्ययन करते थे। तो प्रारंभिक चरण में जो एसएलएम है वो भी हार्ड कॉपी के रूप में ही विकसित हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे तकनीकी के विकास ने और प्रौद्योगिकी की जो बढ़ती हुई पैठ है, उसके कारण और उसके माध्यम से एसएलएम को हम जो सॉफ्ट कॉपी है उस रूप में भी उपलब्ध करा पाए हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जिसको हम ई पार्ट कहते हैं, वेब पेज हैं, वर्ड फाइल हैं और पीडीएफ है और इंटरैक्टिव पार्ट है। इन सब पार्ट आदि के बारे में हम जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेषकर हम देखें तो जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है, वहां पर इन जो है
पद्धतियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। आज केवल विद्यार्थी मुद्रित पुस्तकों पर निर्भर नहीं हैं, उनके पास एक बड़ा संसार है जहां वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं और स्व अधिगम के द्वारा वो अपना जो उद्देश्य है अध्ययन का वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ये विकल्प उपलब्ध हैं। तो आज जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ही नहीं, बहुत सारे जो फेस टू फेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करने वाले जो संस्थान हैं, वो भी ऐसे विकल्प अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं कि वो विद्यार्थी सेल्फ लर्निंग मटेरियल के माध्यम से अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद वो जो उनका मूल्यांकन का तरीका है उसमें सम्मिलित होकर के अपनी परफॉर्मेंस को भी जो है वो इवेलुएट करा सकें। तो हमने देखा कि ये जो भी जिन भी हमने विकल्पों की चर्चा की, चाहे वो ई पाठ हो, चाहे वर्ड फाइल हो, पीडीएफ कॉपी हो, ई इंटरैक्टिव पार्ट हो, ये सभी जो है इन विभिन्न जो माध्यम है, जो अधिगम सामग्री के जो माध्यम है, विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर ये उपलब्ध है। जैसे बहुत सारे वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं, बहुत सारे जो ई सामग्री भंडार के रूप में कुछ मोबाइल ऐप्स हैं और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से हम उस मटेरियल तक पहुंच सकते हैं जिस मटेरियल की चर्चा अभी हम लोगों ने की। इसके बाद हम बात करें सेल्फ लर्निंग मटेरियल की, यानी जिसको हम स्व अधिगम सामग्रियां कह सकते हैं। तो स्व अधिगम सामग्रियों का अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमारा जो ये हमारी पाठ्यक्रम है उसमें हम शिक्षा में आईसीटी के लिए जो हमारे पास विकल्प मौजूद है वो हार्ड कॉपी का है। हमारे पास जो आपको जो प्रदान की गई सामग्री है वो एसएलएम जो है वो मुद्रित यानी हार्ड कॉपी के रूप में है। इसके पहले हम लोगों ने एसएलएम की अवधारणा और विशेषताओं पर विशेष रूप से चर्चा की थी और यह भी बताया था कि किस तरह से ये एसएलएम जो है वो पाठ्य पुस्तकों से भिन्न है, जिसमें हमने देखा था कि पाठ्य पुस्तकें विषय वस्तु के बारे में हमारी समझ विकसित करने के लिए होती हैं, जबकि जो एसएलएम है वो आपको ऐसा विकल्प उपलब्ध कराता है कि आप अध्यापक की अनुपस्थिति में भी, यानी अध्यापक आपके सम्मुख उपस्थित नहीं है, फिर भी आप उस मटेरियल को पढ़ करके अध्यापक की कमी नहीं महसूस करते हैं और आपको लगता है कि एक संवादात्मक अधिगम है वो संचालित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसएलएम है उसमें ऐसी प्रक्रियाएं और ऐसी क्रियाएं रखी गई हैं जिससे विद्यार्थी अपनी गति से और अपनी रुचि से वो सीखता है और विषय वस्तु को सीखने के संदर्भ में वो हम कह सकते हैं एक तरह से आत्मनिर्भर अधिगम के लिए वो योग्य बनता है। जैसे हम देखें कि जो एसएलएम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सामान्य रूप में जो भी पाठ्यक्रम है उसकी एसएलएम की संरचना में जो मूल चीजें होती हैं वो खंड और इकाइयों में विभक्त होता है। जैसे हम जिस प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं ये हमारा 3 खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड में आपको कुछ इकाइयां देखने को मिलती हैं और एक एसएलएम के जो खंड और इकाइयां हैं इनको विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि ये जो 3 से 5 इकाइयों या सभी खंडों या इकाइयों वाली जो एक एकल पुस्तिका के साथ एक अलग खंडवार पुस्तिका हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे ये आपका प्रोग्राम है BESE 141, इसका एसएलएम है। इसको जो है एक एकल पुस्तिका के रूप में तैयार किया गया है और किसी भी पाठ्यक्रम को हम देखते हैं तो खंडों और इकाइयों की संख्या का जो निर्णय है वो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या हम जिसे विषय वस्तु कह सकते हैं उसके भार के आधार पर और शिक्षार्थियों के स्तर के आधार पर। और इसमें एक विशेष चीज जो ध्यान में रखी जाती है कि उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कितने क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं।
यदि उसके लिए मान लीजिए कि 4 से 6 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं, तो वहां पर हमें कंटेंट की अधिकता दिखाई पड़ेगी। यदि इसके विपरीत मान लीजिए 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है, तो हम उसके लिए जो संबंधित विषय वस्तु होगी, वह भी सीमित ही होगी। तो एसएलएम के बारे में यह विचार हमको देखने को मिलता है। अब हम इस एसएलएम के जो विभिन्न घटक हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें, तो जो भी हमारे पास सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसके कुछ आधारभूत घटक होते हैं और उन्हीं आधारभूत घटकों के आधार पर उन्हीं जो एक संरचना है, एक जो पदानुक्रम है, उसका जो पालन करते हुए उस कंटेंट का डेवलपमेंट किया जाता है, उसको उसका विकास किया जाता है। जैसे हम देखें कि किसी भी इकाई की संरचना को 3 मुख्य भाग हैं जिनमें वो विभाजित किया जाता है। पहला मुख्य भाग है प्रारंभिक अनुभाग और दूसरा मुख्य अनुभाग और लास्ट जो तीसरा अनुभाग है उसे हम अंत अनुभाग के रूप में समझ सकते हैं। हम देखें तो प्रारंभिक अनुभाग में जो प्रारंभिक अनुभाग है वो प्रथम अनुभाग है और ये जो है जो भी इकाई है उसका एक अवलोकन देता है, एक ओवरव्यू देता है कि शामिल विषय कौन कौन से हैं, उसका उद्देश्य सीखने का क्या है और क्या क्या विषय वस्तु इस जो है इकाई में है। अगर हम इस जो प्रारंभिक अनुभाग है इसके चरणों को देखें तो सबसे पहले शीर्षक होता है। शीर्षक जो होता है वो इकाई का मुख्य विषय होता है। हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं वह किस शीर्षक के इर्द गिर्द है, ये इकाई का जो मुख्य विषय है उसके माध्यम से हम रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला है संरचना या जो विषय वस्तु सामग्री है उसका विकास। यह संरचना का अर्थ है कि इकाई में जो भी शामिल अवधारणाएं हैं और जो भी विषय हैं उनका एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करना। इसके बाद परिचय। जो परिचय है ये उन विषयों का अवलोकन देता है जिनकी चर्चा इकाई में की जा रही है। ये शिक्षार्थियों को अपने पूर्व ज्ञान और पिछले अनुभवों को नए शीर्षकों से जोड़ने में मदद करता है। और जो परिचय है वो पिछली इकाई के विषय में एक संक्षिप्त बोध भी प्रदान करता है ताकि एक जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो शिक्षार्थियों को अध्ययन करने के दौरान महसूस हो। ये एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि परिचय के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं। जैसे आज की इस वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में हम लोगों ने चर्चा की कि पिछली इकाई में हम लोगों ने एसएलएम के बारे में पढ़ा था और जो एसएलएम है और पाठ्य पुस्तक है उसमें अंतर क्या है और तब हम पिछली इकाई से अगली इकाई को जोड़ते हैं, एक निरंतरता का एहसास करते हैं कि ये जो आगामी विषय वस्तु है जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं ये एक प्रवाह में है, इसको हम पीछे की चीजों से कनेक्ट पाते हैं। तो इससे यह भी लाभ हो सकता है कि विषय वस्तु में जिन चीजों का दोहराव होना हो उस दोहराव को हम रोक सकते हैं, वो हम इंगित कर सकते हैं कि इस चीज का अध्ययन हम इकाई इसमें कर चुके हैं। तो जो परिचय है वो बेहद महत्वपूर्ण एक घटक है इस पूरे सेल्फ लर्निंग मटेरियल का। इसके बाद उद्देश्य। हम जानते हैं कि प्रत्येक इकाई को कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य वह जो है बिंदु है जिनको हम प्राप्त करेंगे इस इकाई का अध्ययन करने के बाद। यानी उद्देश्यों का अर्थ है कि किसी विशेष इकाई का अध्ययन करने के बाद हमें क्या प्राप्त करना है। और हम देखते हैं कि इकाई में जो उद्देश्य हैं उन्हें व्यावहारिक शब्दों में लिखा जाता है। ये शिक्षार्थियों को ये जानने में मदद करता है कि उस विशेष इकाई का अध्ययन करने के बाद वास्तव में वो क्या गेन करेंगे, उनके अंदर कौन कौन से क्रियात्मक और स्किल संबंधी परिवर्तन होंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें कि शिक्षार्थियों को कि वो इस इकाई का अध्ययन करने के बाद जो वीडियो कार्यक्रम हैं उनका डेवलपमेंट करने
उनको डेवलप करने और आईसीटी का जो उपकरण है, बहुत सारे उपकरण हमारे पास उपस्थित हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उनका उपयोग करने में वो सक्षम होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी उद्देश्य हो, उनका लेखन स्पष्ट रूप से व्यावहारिक शब्दों में मिले। ये तो प्रारंभिक भाग हो गया। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग वह जगह है जहां विषय सामग्री पर चर्चा की जाती है। विषय सामग्री तार्किक और व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के उदाहरण, चित्र, डायग्राम, इसके साथ साथ वो एक इंटरैक्टिव जो है स्टाइल में, अंतरक्रियात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती है। अगर हम इस मुख्य भाग के जो घटक हैं वो उनकी चर्चा करें, तो जैसे पहला है अनुभाग और उप अनुभाग, यानी जो इकाई है उनके जो मुख्य अधिगम बिंदु हैं उनको वर्गों और उपवर्गों में हम देखते हैं क्रमिक रूप से संगठित किया जाता है। इसके साथ साथ चित्र या दृष्टांत, जैसे हम देखते हैं कि विषय वस्तु या जो सामग्री है वो शिक्षार्थी के अनुकूल और एक अंतःक्रियात्मक ढंग से प्रस्तुत उसको किया जाता है। तो विषय वस्तु की सामग्री के जो प्रस्तुति है उसके दौरान हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की आकृतियां, लेखा चित्र, चित्र, तालिका और बहुत तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। उनके उपयोग से फायदा क्या होता है? उनके उपयोग से ये लाभ होता है कि जो भी विषय वस्तु है, विद्यार्थी उसको पूर्ण तरह से समझने में एक तरह से सहज हो जाते हैं। जब हम एक ही चित्र में विषय वस्तु के विभिन्न अंग और उपांगों को प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें विश्लेषणात्मक कौशल और संश्लेषणात्मक कौशल का भी विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्वमूल्यांकन प्रश्न है, एसएक्यू। अधिकांश इकाइयों में प्रत्येक अनुभाग में, कभी कभी जो हम देखते हैं कि उप अनुभाग में भी स्वमूल्यांकन प्रश्न के साथ वो समाप्त होते हैं, ताकि जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, जो भी विद्यार्थियों ने उस सेल्फ लर्निंग मटेरियल में अध्ययन किया है, उसका वो प्राप्त ज्ञान का एक तरह से स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने इस जो है अनुभाग को पढ़ने के बाद क्या सीखा, और अपनी समझ को वो लिखित रूप में या जिस भी रूप में व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त करें। इसके बाद गतिविधियां, जैसे हम देखते हैं कि जो भी इकाइयां होती हैं उनमें कुछ गतिविधियों को भी दिया जाता है कि जो उस विषय वस्तु से संबंधित होती हैं, और अपेक्षा की जाती है कि शिक्षार्थी उन विषय वस्तु से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन करके उनको पूरा करें, ऐसी अपेक्षा की जाती है। इकाई में जो गतिविधियां होती हैं वो शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान को लागू करने में सहायता देती हैं। यानी जो कुछ भी विद्यार्थियों ने सीखा है, हम उस एसएलएम में ये उनसे अपेक्षा करें कि उसका वो डेवलपमेंट करें। जैसे हमने मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाने के चरणों का उल्लेख किया, तो हम विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करेंगे कि उपर्युक्त जितने भी चरण हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी विषय पर डेवलप करें। तो ये जो अगर उसमें विषय होता है, तो जो उनका शिक्षार्थियों जो भी सीखते हैं उसको वास्तविक जीवन के संदर्भ में लागू करने में सहायता मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं अंत अनुभाग, जिसे हम इकाई का अंतिम सत्र कहते हैं। तो इसमें जो घटक जो सम्मिलित होते हैं वो क्या क्या हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है सारांश। यानी जो सारांश है, हम देखते हैं कि प्रत्येक इकाई के अंत में हमको सारांश दिखाई पड़ता है। तो ये जो सारांश है, ये विद्यार्थियों को जो महत्वपूर्ण अधिगम बिंदु हैं उनको रिवाइज करने में, उनको दोहराने में सहायता प्रदान करता है। और यह न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि एक तरह से रीइंफोर्समेंट भी प्रदान करता है, और विषय वस्तु के शिक्षार्थियों के प्रति समझ को एक तरह से नई शक्ति प्रदान करता है। तो सारांश एक महत्वपूर्ण घटक है इस अंत अनुभाग का। इसके बाद हम देखें कि इकाई के अंत में कुछ अभ्यास दिए होते हैं।
आपको इकाई के अंत में कुछ प्रश्न या गतिविधियां मिलेंगी जो इकाई में चर्चा की गई विषय वस्तु की सामग्री पर आधारित होती हैं। ये अभ्यास अधिकतर गतिविधि उन्मुख या चिंतनशील होते हैं, और इकाई अंत में जो अभ्यास है वो शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को एक तरह से हम कहें कि जागृत करने में सहायता करते हैं, और उनमें जो उच्च कोटि का कौशल है उसको विकसित करने की एक सुविधा प्रदान करते हैं। तो जो इकाई अंत की जो अभ्यास संबंधी गतिविधियां हैं, यह एक महत्वपूर्ण घटक है इस पूरे अंतिम अनुभाग का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ मूल शब्दों से संबंधित शब्दावली है। कुछ इकाइयों में हम देखें कि कुछ ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं जो टेक्निकल टर्म होते हैं, उनका उपयोग किया गया है। तो अंत में अधिगम को, उनकी उनकी समझ को विकसित करने के लिए मूल शब्दों के साथ उनकी व्याख्या भी हमको देनी चाहिए, और ये हमको दिखाई भी पड़ती है। इसके बाद जो संदर्भ है और महत्वपूर्ण पाठ सामग्री, यानी हम देखते हैं कि जो भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो लेखकों के द्वारा उसका डेवलपमेंट किया जाता है। वे उसको डेवलप करने वाले लोग अपने जो क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे डेवलप करने में बहुत अन्य लोगों के जो सामग्री है उसका भी प्रयोग करते हैं, और उनके तथ्यों को भी जो है उसमें शामिल करते हैं। तो ऐसा करने में यह आवश्यक है कि जहां से भी हम जो भी तथ्य ले रहे हैं उसका रेफरेंस दें, और ये रेफरेंस सेल्फ लर्निंग मटेरियल में हमको बताते हैं कि इस तथ्य का एक तरह से हम जो इसको हम कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, या इससे संबंधित यदि हम और कुछ जानना चाहें तो इस संदर्भ पे जा करके जो संबंधित चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो इंटरैक्टिव पाठ का कोई लिंक हो, वहां से जा करके हम अपने अधिगम का विस्तार कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो एसएक्यू के उत्तर और प्रतिपुष्टि, यानी उत्तरों की जांच करने या इकाई में विभिन्न स्थानों पर दिए गए जो एसएक्यू हैं उनके उत्तर को खोजने के लिए निर्देश देने के लिए संकेत भी दिए जाएंगे। ये हमको जो है इसमें अंतिम घटक के रूप में अंत अनुभाग के दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो एसएलएम है उसकी बात हो गई। और एसएलएम में हम देखते हैं कि यह हमें जो है विभिन्न फॉर्मेट जिसमें हमने चर्चा की, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वर्ड हो, या विभिन्न मुद्रित स्वरूपों में हमको मिलता है। लेकिन हम देखें कि जो पाठ्य सामग्री है वह हमें अन्य जो है प्रारूपों में भी उपलब्ध दिखाई पड़ती है, जैसे ई पाठ और वेब पेज है। तो हम जानते हैं कि जैसे यह जो विषय हम अध्ययन कर रहे हैं इसके लिए हम हमारे पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है और हम उस हार्ड कॉपी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि टेक्नोलॉजी के विकास ने अनेक जो है रूप हमको, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप कहते हैं, उसके विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य सामग्री है वो न केवल हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी यह उपलब्ध है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या है? ये वही ई पाठ और वेब पेज है। ये जो ई पाठ और वेब पेज हैं ये पाठ्य सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप हैं। अब हम समझें कि ई पाठ से हमारा क्या मतलब है। तो ई पाठ डिजिटल रूप में पाठ के लिए एक अम्ब्रेला वर्ड है। ये एक वेब पेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो एक वेब पृष्ठ है वो जो विश्वव्यापी वेब है जिसको हम www कहते हैं, उसके लिए एक दस्तावेज है जिसे एक अद्वितीय समान संसाधन निर्धारक जो यूआरएल है उसके द्वारा हम पहचानते हैं। और वेब पृष्ठों को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा में लिखा गया होता है जिसे हम HTML लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML वेब पेज बनाने में के लिए ये एक कंप्यूटर की भाषा है। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि जैसी जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनका उपयोग करके कहीं से भी जो है वो ई पाठ और वेब पेज तक आप पहुंच सकते हैं।
और कई जो शैक्षिक संस्थान हैं उन्होंने अपनी अध्ययन सामग्री के लिए जो इसका ये ई फॉर्मेट है वो डेवलप किया है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि इग्नू के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उससे संबंधित जो एसएलएम है उनके लिए जो ई पाठ और इसके जो ई पाठ भंडार जिसको हम ई कंटेंट रिपोजिटरी कहते हैं वहां पर ये उपलब्ध हैं। जैसे ई ज्ञान कोश है। वहीं जो इग्नू द्वारा विकसित विभिन्न डिजिटल अधिगम संसाधन हैं वो हम देखते हैं कि विभिन्न विषयों से संबंधित सभी जो डिजिटल संसाधन हैं वो इस ई ज्ञान कोश पर उपलब्ध हैं। और हम देखें तो आजकल जो ये पाठ्य सामग्री है इसको मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। और हम देखें कि बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं जिनका डेवलप किया गया है, जिनका आप प्ले स्टोर से जाकर के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से संबंधित जो है कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। बहुत रूपों में ये उपलब्ध होता है। जैसे कुछ है वो ई पाठ को देखने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, यानी आप डायरेक्ट वहां पर जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। और कुछ जो है वो पढ़ने के साथ साथ उसको डाउनलोड करने का भी विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो ये ई पाठ की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखें इंटरैक्टिव पाठ। इंटरैक्टिव पाठ क्या है, जिसे हम अंतःक्रियात्मक पाठ भी कहते हैं। हम सबसे पहले देखें कि अंतःक्रियात्मकता की अवधारणा क्या है। तो अंतःक्रियात्मकता से हमारा क्या तात्पर्य है ये जानने की विशेष आवश्यकता है। जैसे संचार प्रक्रिया में हम देखें तो एक जो जानकारी भेजने वाला होता है और एक जानकारी प्राप्त करने वाला है। जो प्रेषक है वो जानकारी भेजता है और जो प्राप्त करता है उस तक उस सूचना की पहुंच होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों जानकारी को आगे और पीछे भेजते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से संचार को हम अंतःक्रियात्मक संचार के रूप में जानते हैं। जैसे हम देखें कि जब कोई विद्यार्थी किसी पुस्तक से सीखता है तो पुस्तक से सीखने में वह पुस्तक में संबंधित जो प्रकरण है उससे संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन मात्र करता है। उसको फीडबैक देने के लिए या उससे संबंधित कोई अन्य कोई जानकारी चाहिए तो उसके पास विकल्प मौजूद नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इंटरैक्टिव संचार नहीं है। इंटरैक्टिव संचार वह है जहां पर आदान प्रदान और जो है एक विकल्प होता है कि हम उस पाठ्य सामग्री के बारे में यदि अन्य कुछ जानना चाहें तो हम कहां से जान सकें। तो अब हम देखें कि जैसे पाठ्य सामग्रियों की अवधारणा को हम अगर उस पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हार्ड कॉपी को जो हम पढ़ते हैं तो केवल जानकारी मिलेगी। वहां पर हम जानकारी को वापस नहीं भेज सकते हैं। लेकिन हम ई पार्ट को देखते हैं, जब हम इंटरैक्टिव पार्ट को देखते हैं तो वहां पर हमको इंटरैक्ट करने की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे यदि ई पाठ में क्विज है या उसमें कोई परीक्षण के लिए टेस्ट है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं और अपने उत्तर सबमिट भी कर सकते हैं। इसलिए आप जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर भी रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। इस प्रकार जो डिजिटल संसाधनों के साथ सन्निहित पाठ्य सामग्री इसमें उपयोगकर्ताओं को सूचना भेजने और प्राप्त करने में ये सक्षम बनाती है। इसे हम अंतःक्रियात्मक पाठ के रूप में या इंटरैक्टिव पाठ के रूप में जानते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, एनिमेशन, वेब लिंक और जो क्यूआर कोड है, क्विज है, ये कुछ डिजिटल संसाधन हैं जिन्हें हम इंटरैक्टिव बनाने के लिए ई पाठ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखें कि जो ये इंटरैक्टिव पार्ट है इनको कैसे बनाया जाता है। तो हम देखें कि जो पीडीएफ और वर्ड है अथवा जैसे वेब पेज हैं उनमें आप ई पाठ में आपको डिजिटल तत्वों को, जो डिजिटल एलिमेंट्स हैं उनको डालना होगा। जैसे हम देखें कि ऑडियो वीडियो प्रोग्राम है, एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड है, गेम, चित्र, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक है। ये इनका उपयोग हम जो पाठ है उसको इंटरैक्टिव बनाने और आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं।
जैसे हमने जो भी पार्ट डेवलप किया वहां पर हम कोई लिंक दे दें या क्यूआर कोड दे दें, जिसको स्कैन करके या लिंक पर क्लिक करके लिंक को पेस्ट करके वेब ब्राउजर में आप जा सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई ऑडियो सुन सकते हैं। और कोई अगर हम जो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कुछ हमने प्रश्न बनाए हुए हैं तो वहां पर भी लिंक ले जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो अब वो एक इंटरैक्टिव पाठ बनता है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि न केवल पाठ पढ़ रहे हैं बल्कि विभिन्न तरीकों से वहां पर अनुक्रिया भी कर रहे हैं। ये हमको दिखाई पड़ता है इंटरैक्टिव पाठ में। अब हम बात करें कि जो लेसन को डेवलपमेंट करने का, उसको डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। जैसे हम देखें कि यानी पूरी पाठ विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है। हम देखते हैं कि जो पाठ आधारित अधिगम सामग्रियां हैं उनको हम किस तरह से डेवलप करते हैं। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं कि इस लेसन को डेवलप करने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो जो पाठ आधारित अधिगम सामग्रियां हैं ये ओडीएल और ऑनलाइन और जो मिक्स्ड लर्निंग मेथड हैं उनमें सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ये अनुदेशनात्मक अधिगम संसाधन है। हम देखें तो पाठ आधारित सामग्रियां जो है वो मुद्रित एसएलएम या ई पाठ इंटरैक्टिव पाठ हो सकती हैं। यदि आप अधिगम के लिए पाठ सामग्री विकसित करना चाहते हैं तो कुछ हमें चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। और ये है चरण जैसे उद्देश्य लेखन, विषय वस्तु या सामग्री का विकास, पाठ का संपादन और विषय वस्तु का संपादन है। तो हम पाठ विकास की प्रक्रिया में इन चरणों का पालन करते हैं तब हमारा पाठ जो है वो विकसित होता है। तो आइए हम इन चरणों की जो विस्तृत व्याख्या है उसको हम समझें कि किन किन चरणों का पालन करने की और उसका क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है उद्देश्य लेखन। तो आप जानते हैं कि जो दूरस्थ शिक्षार्थी हैं वो ज्यादातर एसएलएम को पढ़कर ही विषय वस्तु सीखते हैं। इसलिए एसएलएम में जो इकाइयां शामिल हैं उनको अपने अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य हैं उनको अवश्य इंगित किया जाना चाहिए। अभी हमने पिछले प्रकरण में इसको समझा कि उद्देश्यों को लिखने का क्या जो है उद्देश्य है, उनका मोटिव क्या है। तो जो उद्देश्य हैं ये शिक्षार्थियों को विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि वो इकाई को पूरा करने के बाद क्या करने, क्या समझने और क्या व्यवहार करने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए हम कभी कभी जो है वो अधिगम प्रतिफल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो अधिगम, लेकिन हम देखें कि तकनीकी रूप से ये डालें समझें तो अधिगम जो प्रतिफल है ये उद्देश्य से अलग है। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य है वो शिक्षार्थी की अधिगम सामग्री के माध्यम से वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसकी ओर संकेत करता है। लेकिन जो अधिगम प्रतिफल है उसका मतलब है कि शिक्षार्थी सीखने के बाद वास्तव में क्या प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। तो उद्देश्य इकाई में शामिल जो विषय वस्तु है उसके दायरे में और प्राप्त किए जाने वाले अधिगम प्रतिफलों को ही एक तरह से परिभाषित करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी पाठ विकास की प्रक्रिया हम देखें तो हमको सबसे पहला चरण ये हमको उद्देश्य लेखन का दिखाई पड़ता है। और हम अगर देखें तो एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य की क्या विशेषताएं हैं, वो 3 विशेषताएं बताई हैं मैगर ने 1997 में। पहला, उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट अधिगम प्रतिफल है वो। दूसरा, स्थिति यानी वह परिस्थिति जिसके अंतर्गत अधिगम होता है। और तीसरा, मानदंड या यह एक वह तत्व है जो निपुणता के स्तर को निर्दिष्ट करता है।
तो ये तीन जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं बताई हैं मैगर ने। जैसे हम उद्देश्य उदाहरण के लिए हम देखें तो उदाहरण के लिए जैसे हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं गर्मी से और ठंडी से संबंधित, गर्म चीजें और ठंड चीजों से, तो हम उद्देश्य एक तरह से लिख सकते हैं कि शिक्षार्थी गर्मी की परिघटना को समझने में सक्षम होंगे। उद्देश्य का लेखन इस रूप में किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य को देख करके हम देखें तो विद्यार्थी क्या कर सकेंगे, इस उद्देश्य को पढ़ाने के लिए डिजाइन की गई जो अधिगम गतिविधियां हैं उसको पूरा करने के बाद वो क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। और हम देखें तो क्या ये गर्मी की अवधारणा या परिभाषा या गर्मी का प्रभाव होगा, क्या यह गर्म और ठंडी वस्तुओं के बीच का अंतर होगा। इस उद्देश्य को देखते हुए वास्तव में जो विद्यार्थी हैं वो क्या समझेंगे और इसका आकलन कैसे करेंगे, इसका ठीक तरह से उत्तर देना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्द में इसमें समझ में स्पष्टता का अभाव है। आपको ये नहीं बताएगा कि शिक्षार्थी क्या जानते हैं। इससे आपको ये समझना चाहिए कि शब्द जो स्पष्ट रूप से जो एक्शन यानी जो व्यवहार है, जो कार्य क्रिया है, उसको नहीं बता रहे हैं। उन्हें उद्देश्यों को लिखते समय ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य क्रियाएं जो है वो विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए भिन्न भिन्न व्याख्याओं को आमंत्रित करती हैं। इसलिए समझने, जानने, सराहना करने, बूझने, सीखने, पहचानने, ऐसे शब्दों को उद्देश्यों को बताते समय टालना चाहिए। अब आइए एक जो उसी उद्देश्य का एक हम डेवलप संस्करण देखें। क्या हो सकता है, जैसे हमने ऊपर बात की कि शिक्षार्थी गर्मी की परिघटना को समझ सकेंगे। इसको हम दूसरे रूप में कि शिक्षार्थी अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर गर्म और ठंडी वस्तुओं को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे, इस रूप में भी कह सकते हैं। तो अगर हम जो मैगर द्वारा सुझाई गई तीन विशेषताएं थी उनके आलोक में इस उद्देश्य का विश्लेषण करें तो आपको एहसास होगा कि यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से जो अपेक्षित विद्यार्थी प्रतिफल है वो पहला मानदंड को बताता है, यानी जो गर्म और ठंडी वस्तुओं को सूचीबद्ध कर रहा है। यह कथन जो है वो शिक्षार्थियों के दैनिक अनुभवों के बारे में भी संकेत दे रहा है। हालांकि इस उद्देश्य में जो तीसरा मानदंड है निपुणता, उसके जो है हम देखते हैं उसका अभाव है, क्योंकि एक शिक्षार्थी दो वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकता है जबकि अन्य कोई 5 वस्तुओं को कर सकता है। इसलिए उस उद्देश्य को हम आगे और परिष्कृत रूप में कैसे कर सकते हैं कि शिक्षार्थी घर पर अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर 3 गर्म और 3 ठंडी वस्तुओं को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे। अब हम देखें तो इस उद्देश्य ने दूसरा मानदंड जो परिस्थितियां हैं उन पर संकेत करते हुए इसको मॉडिफाई किया है और 3 गर्म और 3 ठंडी वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहकर जो तीसरा मानदंड है जो निपुणता के स्तर को निर्दिष्ट करता है उसको ये इसमें शामिल किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उद्देश्यों को कैसे लिखा जाना है। तो हम जब पाठ का विकास करते हैं तो उद्देश्यों का लेखन करते समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगला चरण विषय वस्तु यानी जो सामग्री है उसका विकास। तो हम देखते हैं कि निर्देशनात्मक सामग्री के उद्देश्यों को तैयार करने के बाद आप जो कंटेंट है उसका डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। जो विषय वस्तु है उसका अर्थ है कि जो छात्र सीखने जा रहे हैं, यानी छात्रों द्वारा जो सीखी जाने वाली विषय वस्तु है उससे इसका जो है मतलब है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षक जो है वो एसएलएम में अंतर्निहित है, यानी जब हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल का अध्ययन करते हैं तो वो एक ऐसी अंतरक्रियात्मक शैली में हमें लिखना चाहिए जैसे
विद्यार्थियों को उसको पढ़कर यह महसूस हो कि ये एक संवादात्मक शैली है और यहाँ पर कोई शिक्षक ही उन्हें पढ़ा रहा है। तो हमको जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो विषय वस्तु है उसको एक इंटरैक्टिव शैली में हम लिखें। तो कुछ और विचार हैं जिनको आपको विषय वस्तु लेखन के दौरान ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग है, अवधारणा मानचित्रण, अनुक्रमण और विषय सामग्री को जोड़ना, जो लिंकिंग का काम है। तो हम देखें तो इन पे कुछ हम संक्षिप्त चर्चा करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसे हम अवधारणा मानचित्रण कहते हैं। तो लेखन को शुरू करने से पहले हमारे जो मस्तिष्क में आने वाले जो केंद्रीय विषय या शीर्षक के आसपास के जो विचार हैं, उन विचारों और भावों को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इसको कैसे प्रभावी तरीके से कर सकते हैं? तो उत्तर एक अवधारणा मानचित्र स्थानिक या जो ग्राफिक डिस्प्ले है, वो अवधारणाओं और उप अवधारणाओं के बीच संबंध का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अवधारणा मानचित्र ज्ञान को संगठित करने और प्रस्तुत करने के लिए चित्रमय आलेखी उपकरण है और उनमें आमतौर पर कुछ प्रकार के वृत्तों या जो बॉक्स हैं उसमें संलग्न अवधारणाएं होती हैं और दो अवधारणाओं को जोड़ने और मिलाने वाली जो रेखा है वो इंगित अवधारणाओं के बीच संबंध को बताती। तो रेखा पर जो शब्द जोड़ने या वाक्यांश को जोड़ने के रूप में संदर्भित किया जाता है, दो अवधारणाओं के बीच ये जो संबंध है उसको निर्दिष्ट करते हैं। तो जो एक विद्या शाखा या एक उप विद्या शाखा में शामिल जो अवधारणा है उसके पदानुक्रम और अंतः संबंधों को दर्शाने वाले जो संज्ञानात्मक संरचनाओं की प्रस्तुति है। एक अवधारणा मानचित्र में अंकित जो बिंदु हैं वो अवधारणाओं और रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा वृत्तचाप और अवधारणाओं के बीच संबंध का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक अवधारणा मानचित्र है ये व्यक्तियों के सोचने और शीर्षक के बीच संबंधों को एक तरह से देखने की जो तरीका है उसकी पहचान कर सकता है। इसके बाद अनुक्रमण, जो हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के बाद आप आसानी से जो अनुदेशनात्मक सामग्री में शामिल की जाने वाली जो विभिन्न अवधारणाएं और जो उप अवधारणाएं हैं उनके अनुक्रम का हम निर्णय ले सकते हैं। तो अनुक्रमण को एक तरह से शिक्षार्थियों की समझ में सुधार करने और उन्हें उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो विषय वस्तु सामग्री के सफलतम क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई गणित का शिक्षक है, वो मानक विचलन की गणना करने के बारे में लिख रहा है, तो जो माध्य है और वर्गमूल है उसकी गणना करने के लिए ज्ञान और कौशल की एक पूर्व अपेक्षा होती है। तो इतिहास के पाठ में हम देखें तो घटनाओं और का अनुक्रमण करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक घटना में विफलता या सफलता दूसरी घटना को उत्प्रेरित कर सकती है। तो इसलिए ये समझा जा सकता है कि जो विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार के अनुक्रमण की आवश्यकता होती है। तो अनुक्रमण जो है वो पाठ विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद लिंकिंग, यानी जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है और अनुक्रमण है उसी की तरह जो निर्देशनों के लिए पाठ्य सामग्री को विकसित करते समय लिंक करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अवधारणाएं हैं जैसे जिनकी आपने अन्य इकाइयों या पाठों में चर्चा की है, लेकिन उसका वर्तमान इकाई में आगे बढ़ने के लिए उसको अनिवार्य है। तो हम लिंक करें, यानी जो पहले हम पढ़ चुके हैं, मान लीजिए हमने एसएलएम के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः वो प्रकरण हमारे पास आता है तो हमें लिंक करना आवश्यक है कि यह जो पाठ हमने वहां उस इकाई में पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। हम इसके साथ साथ लिंक जो पिछला पार्ट है, जो पिछला हमने कार्य किया है या जो पिछला पार्ट है उससे लिंक कर सकते हैं, उससे लिंक होना आवश्यक भी है।
इसके बाद अतिरिक्त संसाधनों को जोड़ना। एक जो पाठ है उसको लिखते समय कुछ जैसे परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं हैं, रिपोर्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका एक संक्षिप्त विवरण प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ शिक्षार्थियों को विस्तार से जानने में रुचि हो सकती है, तो जो लिंक हैं उनको पुराने जो रेफरेंस हैं उनके साथ जोड़ना या उन संदर्भों को पाठ में दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लिंकिंग के अंतर्गत ही सिद्धांत और अभ्यास के बीच हमें लिंक करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यावसायिक या व्यावहारिक उन्मुख पाठ्यक्रम है, उनके लिए जो पाठ्य सामग्री विकसित की जाती है, उनमें हम देखें तो जो सैद्धांतिक भाग है वहां पर चर्चा की जाएगी, और जो हैंडबुक है उसमें व्यावहारिक गतिविधियों को लिंक डाले जाते हैं कि किस तरह से सिद्धांत और व्यवहार को लिंक किया जाए। इसके साथ साथ तालिकाओं और लेखा चित्रों को के साथ पाठ को जोड़ना, ऑडियो वीडियो संसाधनों के साथ जोड़ना, ये हो गया। तो जो पाठ्य का हम विकास कर रहे हैं उनमें हमको इन इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो अगला विषय है वो है पाठ का संपादन। एक बार जब हम देखते हैं कि जो इकाई का लेखन कार्य पूरा हो जाता है, तो उसे त्रुटि मुक्त बनाने के लिए एक तरह से हमको एडिटिंग की जरूरत होती है। यह एडिटिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। तो शिक्षार्थियों के स्तर के अनुसार जो है, जो हम कंटेंट है उसको हम एडिट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 पहलुओं पर विशेष आवश्यकता होती है कि जिन पर ध्यान दिया जाए। जैसे पहला, शैक्षिक प्रभावशीलता, यानी इसका मतलब है कि पाठकों को स्व अधिगम के लिए उपयुक्त बनाना। जो भी हम एसएलएम का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि सेल्फ लर्निंग के लिए उनको उपयुक्त बनाना। इसके साथ साथ अकादमिक जो विश्वसनीयता है, यानी जो विषय वस्तु है वो पर्याप्त हो और सटीक हो। इसके साथ साथ पाठ की पठनीयता, यह विशेष आवश्यक है कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है वह सरल होनी चाहिए और संवादात्मक शैली में होना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के संपादन पर चर्चा करते हैं जो इकाई पर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु संपादन। विषय वस्तु संपादन में हम देखें तो जो विषय सामग्री है वो किसी भी पाठ का एक प्रमुख तत्व है। तो विषय सामग्री की जो प्रयोज्यता, वैधता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना, ये किसी भी पाठ सामग्री का जो है वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हम इसको किसी विशेषज्ञ की मदद से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो विषय वस्तु की सामग्री है उसका संपादन जो है वो विशेष रूप से हमको इस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जैसे भाषा संपादन, तो पाठ्य सामग्री का जो विषय वस्तु है उसके संपादन के बाद इसमें भाषा संपादन किया जाता है। यानी पाठ को भाषाई रूप से सही बनाने के लिए इसे किसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट द्वारा एडिट किया जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं तो भाषा संपादन का ध्यान विषय वस्तु सामग्री और संपादक दोनों द्वारा रखा जाता है। यदि पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु लेखक या संपादक की मातृभाषा में विकसित नहीं की जाती है, तो व्याकरण संबंधी त्रुटियां, व्याख्या में अस्पष्टता, अनावश्यक पाठ का प्रयोग और जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं ये हो सकती हैं। तो जो भाषा संपादक है वो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखता है और जहां पर आवश्यक हो वहां परिवर्तन भी करता है। जैसे पाठ में व्याकरणात्मक और वर्तनी त्रुटियां, पाठ में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली, वाक्य विन्यास, जो शैली है वो संवादात्मक है कि नहीं, जो भाव व्यक्त किए गए उनकी सरलता और स्पष्टता, और पाठ की जो भाषा है वो शिक्षार्थियों के स्तर के अनुरूप हो, यह भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद कॉपी एडिटिंग, यानी जो प्रतिलिपि कॉपी होती है उसका संपादन। जो प्रतिलिपि संपादन है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाठ संपादन का ये एक यांत्रिक पहलू है। तो प्रतिलिपि संपादन एक प्रतिलिपि संपादक द्वारा किया जाता है।
एक प्रतिलिपि जो संपादक है वो ये सुनिश्चित करता है कि पाठ्य सामग्री की जो रूपरेखा है वो वही है जो संस्थान द्वारा तय की गई है, और इसमें अधिकांश पहलुओं का ध्यान जो है वो सामग्री लेखक द्वारा रखा जाता है। प्रतिलिपि जो संपादक है वो विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे इकाई खंड का वह पृष्ठ जिसमें विशेषज्ञों और लेखकों, संपादकों आदि के नाम, पाठ्यक्रम, खंड और इकाइयों, शीर्षक आदि का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ इकाई जो फॉन्ट साइज है उसके बारे में जो है बात करना, गतिविधि और अभ्यास के लिए जो रिक्त स्थान है वो पाठ के भीतर दिया गया है कि नहीं, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो मुद्रित जो सामग्री है उसमें शब्दों और रेखाओं के बीच जो जगह है, इन सारी चीजों को कॉपी एडिटिंग में हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगला है ड्राफ्ट एडिटिंग, जिसे हम प्रारूप संपादन कहते हैं। प्रारूप संपादन का अर्थ है कि यह सुनिश्चित करना कि पाठ के आवश्यक तत्व और संरचना क्रम में है। तो प्रत्येक जो अनुदेशनात्मक डिजाइन करता है वो एक इकाई में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप होता है। तो प्रारूप संपादक जो है ये देखता है कि जो पाठ के सामग्री के जो आवश्यक तत्व हैं वो संरचना में है और क्रम में है। तो प्रारूप ड्राफ्ट एडिटिंग ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन चरणों का विकास करके पाठ सामग्री का विकास किया जाता है। अब हम बात करें ऑडियो और वीडियो संसाधनों के विकास की, कि डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो रिसोर्सेज, कि हम जानते हैं कि जो अनुदेशनात्मक सामग्री है उसमें हम स्व अधिगम के लिए कभी कभी जो है अनेक विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। तो पाठ के साथ साथ ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम का प्रयोग भी हम स्व अधिगम के लिए करते हैं। तो ऑडियो और वीडियो का हम संसाधनों को शुरू में एक तरह से हम देखें तो ओडीएल प्रणाली में मुद्रित जो सामग्री होती थी उसके सहायक या पूरक के रूप में किया जाता था। लेकिन आज हम देखें आईसीटी की जो बढ़ता हुआ महत्व है, उसकी पहुंच है, उसके साथ साथ ये जो ऑडियो वीडियो संसाधन है इसने अनुदेशन प्रणाली में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। और आज हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अधिगम का जो प्राथमिक संसाधन है वो ऑडियो वीडियो रूप में ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें मूक्स है, वो उसमें वीडियो व्याख्यान को जो है वीडियो लेक्चर को अधिगम के प्राथमिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम देखें तो ऑडियो वीडियो संसाधनों का विकास जो है एक किस तरह से किया जाता है, इस पर हम कौन कौन से चरण हैं उन पर हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहला है प्रोग्राम की प्लानिंग, यानी जो भी ऑडियो वीडियो संसाधन विकसित किया जाना है उसकी हम सबसे पहले प्लानिंग करें। और प्लानिंग के अंतर्गत कुछ चरण हैं। सबसे पहला चरण, जैसे कौन कौन से पहलू हैं जिनको विचार करना चाहिए। पहले प्रयोजन, यानी जो भी ऑडियो वीडियो प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है। और फिर उसके बाद फॉर्मेट, यानी उसका जो है प्रारूप क्या है, कौन सा प्रारूप उस विषय वस्तु के लिए अच्छा होगा, या एक ऑडियो वीडियो संसाधन अच्छा होगा या उसके लिए हमको अन्य विकल्प उपलब्ध कराने हैं, ये हम फॉर्मेट के उसमें डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढांचा है, हम कोई भी ऑडियो वीडियो संसाधन विकसित करते समय इस बात पर अवश्य विचार करें कि हमारे जो वर्क प्लेस पर जो भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, उस पे हम जरूर विचार करें कि वो उपलब्ध है कि नहीं। और जिस भी रूप में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हमको विद्यार्थियों की भी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगला लागत, जो लागत है वो भी, उस पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस भी सामग्री का विकास करने हम जा रहे हैं, जिस भी ऑडियो वीडियो प्रोग्राम का डेवलपमेंट करने हम जा रहे हैं, उसकी लागत क्या आएगी। इसके बाद अगला जो चरण है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग का, आलेख लेखन। तो आलेख लेखन जो है वो ऑडियो वीडियो संसाधनों के विकास में अगला कदम है। इसको बड़ी सावधानी के पूर्वक तैयार किया गया एक खाका है
जो वक्ताओं को एक तरह से या टेक्नीशियन जो होते हैं उनको एक निर्देशों को चार्ट आउट करता है। तो इसमें कुछ चरण होते हैं, जैसे पहला कार्यक्रम विचार है कि कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करना। दूसरा कार्यक्रम की रूपरेखा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम समरी या आउटलाइन। तो एक कार्यक्रम संक्षेपण की एक रूपरेखा है जो कार्यक्रमों के सटीक विवरण, जैसे शीर्षक, कौन उसके लक्षित दर्शक हैं, अवधि क्या है, कार्यक्रम क्या है, जो उद्देश्य हैं, इन सब चीजों को उसमें हम ध्यान में देते हैं। इसके बाद प्रोग्राम रिसर्च, हम रिसर्च भी करें, जो कुछ भी विषय वस्तु है उसके संदर्भ में हम अन्य चीजों पर जाकर भी जानकारी हासिल करें। फिर इसके बाद सबसे जो प्रासंगिक है वो सामग्री का चयन, हम जो अधिगम उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कौन सी सामग्री का चयन कर रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना। तो स्ट्रेटजी बनाने के अंतर्गत इसके बाद एक प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर एंड विजुअल ट्रीटमेंट, यानी जिसको हम कह सकते हैं कार्यक्रम संरचना और दृश्य उपचार। तो यह कार्यक्रम को स्पष्ट आकार और रूप देने की सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। इसके बाद स्टोरी बोर्ड की तैयारी, कि क्या बोलना है, कैसे समाप्त करना है, शुरू में हमको क्या करना है, ये सारी चीजें उनकी तैयारी की जानी चाहिए। और फिर इसके बाद कार्यक्रम विकास, यानी जो प्रोग्राम है उसका डेवलपमेंट। तो स्टोरी बोर्ड तैयार करने के बाद आप कार्यक्रम को ऑडियो या वीडियो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ चीजें जैसे साउंड प्रूफ रूम है, वो कैमरा हो, कंप्यूटर, माइक और प्रकाश आदि की व्यवस्था हो। तो ये चरण जो है प्रयोग करके हम ऑडियो वीडियो प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बहुत सारे उपकरण हमारे पास उपस्थित हैं। जैसे पहला है स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट जो है ये सबसे लोकप्रिय है उनमें एक है। स्क्रीन कास्ट जो है वो एक डिजिटल वीडियो का एक रूप है जिसमें हम कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को जो भी प्रशिक्षक द्वारा दिए गए ऑडियो कथन के साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्क्रीन कास्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण विकल्प हमारे पास है। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से, जैसे हम स्ट्रीमिंग के बारे में जानते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग एक लोकप्रिय अनुदेशनात्मक रणनीति है। जैसे हम स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि विषय वस्तु या वीडियोस को डाउनलोड किए बिना भी हम लाइव देख सकते हैं। लाइव, या हम जैसे यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, वो वहां पर स्ट्रीम होते हैं। और इसके साथ साथ जो मीटिंग ऐप हैं जैसे जूम ऐप है, वो लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे जो विकल्प हैं वो हमारे पास हैं, जैसे ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, एक्टिव प्रेजेंटर है। ये फ्री वीडियो एडिटिंग के एप्स हैं। इसके साथ साथ जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी एडिटिंग है उसके कुछ लाभ हैं। इसके अतिरिक्त हमने पॉडकास्ट का नाम सुना है। पॉडकास्ट जो है वो एक विषय पर ऑडियो घटनाओं की श्रृंखला है जो ऑडियो के रूप में हमको विषय वस्तु के संदर्भ में चीजों को समझने में मदद करती है। तो पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि शिक्षार्थी इनको जो है उपकरणों पर डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आईसीटी के बढ़ते हुए प्रयोग ने विभिन्न विकल्प दिए हैं शिक्षकों को विद्यार्थियों तक पहुंचने के। और शिक्षक न केवल विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं इन सेल्फ लर्निंग मटेरियल के माध्यम से, बल्कि वे जो है विद्यार्थियों को एक विशेष ज्ञान संसार भी प्रदान करते हैं। जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रह करके उनके पास अपनी रुचि के संदर्भ में, जैसे उनको उस विषय वस्तु में जो पूर्व निर्धारित चीजें हैं उनको जानने के साथ साथ कुछ और भी जानना है, तो ऐसे विकल्प उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके विद्यार्थी अपनी अधिगम प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं।
तो आगे से जब हमको ई कंटेंट का डेवलपमेंट करना हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो फॉर्म हो या हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल का जब विकास करें, तो हम इस तरह के उपकरणों का और इन पद्धतियों का उपयोग करके हम कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए उपयोग करने के लिए उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के इस जो वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इकाई 12 के विषयों पर पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।